ये है मेरे पास निफ्टी 50 का स्पॉट का 5 मिनट का चार्ट, निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट। और ये है मेरे पास निफ्टी 50 के कॉल ऑप्शन का चार्ट। आप कॉल की जगह पुट का भी ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो हमारे लिए कौन सा चार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मैं फ्यूचर चार्ट की भी डिस्कशन करने वाला हूँ। कौन सा चार्ट हमें देखना चाहिए, किस चार्ट में हमें अपनी स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी चाहिए, और क्या हमें जो हमारे पास कॉल या पुट ऑप्शन होता है जो प्रीमियम का चार्ट होता है, क्या हमें वो ऑप्शन प्रीमियम का चार्ट बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। अगर देखना चाहिए तो किन कंडीशंस में देखना चाहिए, और वहां से हम क्या क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शन चार्ट से रिलेटेड सारा बिहेवियर समझाने वाला हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। इसके साथ साथ हम सेटअप स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करेंगे कि आखिर कब कब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे आप अपनी एंट्री और एग्जिट की एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते हो, कैसे आप ट्रैप से यहाँ पर बच सकते हो। इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट डिस्कशन होने वाला है। हाउ टू रीड एंड डिफरेंशिएट ऑप्शन प्रीमियम चार्ट फ्रॉम ऑल अदर इंडेक्स एंड फ्यूचर चार्ट्स। वेलकम टू द वीडियो। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम। मैं आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करेगा, नहीं पसंद आए तो चैनल में फीडबैक जरूर दे दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या चीजें पसंद नहीं है, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं। समय ना बर्बाद किए बिना और बिना समय बर्बाद ना किए बढ़ते आगे और समझते हैं कि आखिर इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले, क्या क्या सीखने वाले। तो यहाँ पे हम सीक्रेट एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम चार्ट समझने वाले। मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले हम ऑप्शन चार्ट और स्पॉट चार्ट को समझेंगे, डिफरेंसेस समझेंगे, कैसे वो इन्फ्लुएंस करता है। ग्रीक्स को लेके एक बहुत बड़ी मिथ है, उसको क्लियर करेंगे, और फिर कब क्या इस्तेमाल करना है, किन कंडीशंस में, वो समझेंगे। उसके बाद जब हमें क्लियर हो जाएगा कि यार मुझे ऑप्शन चार्ट इन चीजों के लिए इस्तेमाल करना है, फिर हम एंट्री, एग्जिट और ट्रेड मैनेजमेंट सीखेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो। कैसे ट्रैप्स को अवॉइड कर सकते हो, कैसे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, वो भी मैं आपको सेटअप यहाँ पे समझाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम डिफरेंसेस को समझते हैं और आखिर ये समझते हैं कि एग्जैक्टली हमें कब, कहाँ, क्यों यूज करना चाहिए। और हर चीज के पीछे ना मैं आपको वजह बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं आपको केवल ये नहीं बताऊंगा कि आपको ये करना है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ये करना है तो क्यों करना है। चलिए लेट्स बिगिन। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास चार्ट है। अगर आप चाहो ना तो यहाँ पे आप तीसरा चार्ट भी लगा सकते हो। वो जो तीसरा चार्ट आपके पास रहेगा वो फ्यूचर्स का चार्ट रहेगा। तो अगर आप किसी भी इंडेक्स की बात करो या किसी भी स्टॉक की बात करो जिसमें आप फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो, आपको तीन चार्ट्स मिलते हैं। पहला चार्ट मिलता है जिसको हम इंडेक्स का चार्ट कहते हैं, जिसको कुछ लोग स्पॉट भी कहते हैं। ये हमारा मेन चार्ट होता है। जैसे निफ्टी 50 का मेन चार्ट जो है वो मेरे पास ये है, इंडेक्स या स्पॉट का चार्ट। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन प्रीमियम का चार्ट आता है जिसको हम ऑप्शन का चार्ट भी बोलते हैं। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास फ्यूचर का चार्ट आता है जिसको हम यहाँ पर नॉर्मल फ्यूचर के तरह से मानते हैं। अब इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, आप सबसे पहले उसको समझो। अगर आप ये चीज समझ जाओगे ना तो आपको प्रॉपर क्लैरिटी खुद से ही मिल जाएगी कि आपको कब क्या इस्तेमाल करना है। तो अगर इस डिफरेंस को समझना है ना तो पहले आपको साइकिल ऑफ इन्फ्लुएंस समझना पड़ेगा कि कौन चीजें पहले आती हैं, उसके बाद कौन सी चीजें आती हैं, उसके बाद कौन सी चीजें आती हैं। ये साइकिल ऑफ इन्फ्लुएंस जब आप समझ जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे किन कंडीशन में किन चीजों का डिस्कशन करना है। तो देखिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगा यहाँ पे रैंडम कंपोनेंट्स से। तो जो सबसे पहला हमारे साइकिल ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है ना उसको हम कंपोनेंट्स कहते हैं, कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी कहते हैं, तो आप इसको जो भी कह लो। यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो स्टॉक होते हैं जो इंडेक्स का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे निफ्टी 50 की बात करता हूँ तो निफ्टी 50 में टॉप इंडिया की 50 कंपनियां हैं जो इसका हिस्सा रखती हैं, जिसमें मतलब जो इसके कंपोनेंट्स। अगर बैंक निफ्टी की आप बात करते हो तो जितने बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां हैं वो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। तो चलो बैंक निफ्टी का मान लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में कंपोनेंट्स हमारे पास क्या क्या है, एग्जाम्पल के लिए मैं 2-3 नाम लिख दे रहा हूँ। HDFC हो गया, आपके पास ICICI बैंक हो गया, आपके पास SBI हो गया, आपके पास एक्सिस हो गया, आपके पास कोटक हो गया, आपके पास, चलो ये सारे एग्जांपल हमारे लिए एनफ है। तो ये हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं और भी हमारे पास। तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। अब कंपोनेंट्स में होती है ट्रेडिंग, कंपोनेंट्स में बाइंग सेलिंग होती है। इन कंपोनेंट्स के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। ये जो कंपोनेंट्स हैं इनके प्राइस ऊपर नीचे होने के कारण जो हमारे पास इंडेक्स बनता है। इंडेक्स क्या चीज होती है, इंडेक्स हमारे साइकिल में आता है दूसरे नंबर पे। इंडेक्स इन्हीं कंपोनेंट से मिलकर बना गया है। हर एक कंपोनेंट का अलग अलग वेटेज होता है, इन्हीं कंपोनेंट से मिलकर इंडेक्स बनता है। तो मान लो HDFC अगर ऊपर जा रहा है, ICICI नीचे गिर रहा है, SBI ऊपर जा रहा है, एक्सिस ऊपर जा रहा है, कोटक ऊपर जा रहा है, तो इन सभी का जो मूवमेंट होगा ना उसका नेट कैलकुलेट होगा। जो इनके वेटेज के हिसाब से नेट मूवमेंट हम कैलकुलेट करेंगे और उतना मूवमेंट हमें इंडेक्स में देखने को मिलेगा। तो इस केस में हमारे पास इंडेक्स क्या है, हमारे पास जो इंडेक्स है उसका नाम है हमारे पास बैंक निफ्टी। तो अगर सारे कंपोनेंट ऊपर जा रहे हैं तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा। जो हमारे पास इंडेक्स होता है उसमें बाइंग सेलिंग नहीं होती, ये बात आपको अच्छे से पता है। तो इंडेक्स का प्राइस उनके कंपोनेंट्स के बेसिस में डिसाइड किया जाता है। ये चेन ऑफ इन्फ्लुएंस का पहला स्टेप होता है यहाँ पे, यानी कंपोनेंट्स इंडेक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड चीज आती है उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं, कि इंडेक्स के बेसिस पे हमने
कुछ चीजें डिराइव की हुई है। तो डेरिवेटिव में हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक आता है फ्यूचर, एक होता है ऑप्शन। जो फ्यूचर होता है ना वो ज्यादा क्लोजली अफेक्टेड होता है, एक तरीके से डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है इंडेक्स के मूवमेंट से। तो इस साइकिल में जो हमारे पास अगली चीज आती है वो आता है फ्यूचर का चार्ट। तो फ्यूचर का चार्ट या जो फ्यूचर होता है, जो डेरिवेटिव ही है, उसका मूवमेंट इंडेक्स के हिसाब से ही होता है। तो जनरली इसका जो डेल्टा होता है वो डेल्टा 1 के आसपास होता है। जनरली 1 के आसपास मतलब अगर बैंक निफ्टी 1 पॉइंट इंक्रीज करता है तो जनरली फ्यूचर का चार्ट भी एक ही टाइम बढ़ता है, 1 पॉइंट बढ़ता है। हर मंथली एक्सपायरी के लिए एक फ्यूचर होता है। तो ऐसा नहीं होता कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस के लिए आपके पास अलग अलग फ्यूचर है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि फ्यूचर का चार्ट ना इंडेक्स के चार्ट के लगभग बराबर चलता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है कभी कभी, क्योंकि देखो फ्यूचर का चार्ट दो चीजों से इंपैक्ट होता है, मेरी बात समझिएगा। फ्यूचर का चार्ट भी दो चीजों से इंपैक्ट होता है। पहला क्या है, पहला ये इंपैक्ट होता है इंडेक्स के कारण। अगर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो फ्यूचर का चार्ट भी ऊपर जाएगा। बट अगर मान लो इंडेक्स धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बट कोई आदमी है जो फ्यूचर चार्ट को दबा के खरीद रहा है, कोई ऑपरेटर हो जो बहुत बड़ी क्वांटिटीज में इसको बाई कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में फ्यूचर के चार्ट है ना वो आउट परफॉर्म करेंगे, तो एक डिफरेंस, प्रीमियम डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर कोई ज्यादा बाई हो रहा है फ्यूचर, तो फ्यूचर थोड़ा महंगा हो जाता है, क्योंकि इसमें बाइंग सेलिंग का भी इंपैक्ट पड़ता है। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि ये 1 to 1 काम करते हैं। अगर इंडेक्स 1 पॉइंट बढ़ेगा तो फ्यूचर भी 1 पॉइंट बढ़ेगा। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, अक्सर ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है, प्रीमियम डिफरेंस भी आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी आपको सिंपल सा चार्ट दिखाता हूं तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये मेरे पास यहाँ पे चार्ट है। अगर आप अगस्त फ्यूचर का प्राइस देखोगे तो फ्यूचर का प्राइस चल रहा है 24,598, 24,598 यहाँ पे आपको प्राइस दिख रहा होगा। बट अगर आप स्पॉट की बात करोगे तो 24,539, तो लगभग 50 रुपए का डिफरेंस यहाँ पे। वो 50 रुपए का डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ है, वो 50 रुपए का डिफरेंस जिसे हम प्रीमियम बफर बोलते हैं, वो इसीलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि फ्यूचर्स में ज्यादा एग्रेसिवली बाइंग की गई है। तो फ्यूचर के चार्ट क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, बट एक प्रीमियम डिफरेंस रह सकता है, और ये प्रीमियम डिफरेंस बहुत मायने करता है, बहुत मायने रखता है, उसका आप ध्यान रखिए। अब जब हमारे पास इस साइकिल में फ्यूचर का चार्ट आ गया, फ्यूचर के चार्ट के बाद जो सबसे लास्ट में इस चेन के रहता है ना, वो हमारे पास होता है ऑप्शन प्रीमियम का चार्ट। तो जो आप ऑप्शन प्रीमियम की बात कर रहे हो वो सबसे आखिरी में आता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस के चार्ट रहते हैं, आप कॉल पुट कोई भी कह लो। अब ऑप्शंस के चार्ट की आप बात करते हो तो बहुत सारी स्ट्राइक प्राइसेस रहती है। तो ऑप्शन के चार्ट में भी अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस का अलग अलग बिहेवियर रहता है, जो हम किसी बाद में वीडियो में डिस्कस करेंगे। आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, जिसके ऊपर मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। आप सर्च करोगे आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, फियरलेस ट्रेडर शिवम, आपको मिल जाएगी वो वीडियो। ऑप्शंस के प्राइस कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो देखो कायदे से ऑप्शन के प्राइसेस जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो इंडेक्स की वजह से ही होते हैं। इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स बेस है, उसके बेसिस पे इसको डिराइव किया गया। बट मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि कई बार हमें इंडेक्स के साथ कोरिलेशन उतना बढ़िया देखने नहीं मिलता जितना बढ़िया हमें कोरिलेशन फ्यूचर के चार्ट के साथ देखने को मिलता है। तो मैं ये मानता हूं कि ऑप्शन के चार्ट ज्यादा फ्यूचर के हिसाब से मूव करते हैं, क्योंकि देखो फ्यूचर भी इंडेक्स के हिसाब से ही मूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट रिलेशन है। बट अगर आप रख के कंपेयर करोगे ना, तो कंपेरिजन में यू विल रियलाइज कि यार ऑप्शन का चार्ट फ्यूचर की तरह ही अक्सर मूव करता है, जिसमें भी कभी कभी डिफरेंस आ जाता है। तो जो ऑप्शंस के चार्ट हैं जिसमें पहला इन्फ्लुएंस पड़ता है फ्यूचर का, अब मैं इसको ब्रैकेट में इंडेक्स लिख दे रहा हूं, क्योंकि मेन अंडरलाइंग इंडेक्स ही है। इंडेक्स के बेसिस पे फ्यूचर डिराइव हुआ और फ्यूचर के बेसिस पे ऑप्शन थोड़ा सा मूव करते हैं। और सेकंड क्या है, इस ऑप्शन में जो भी आप स्ट्राइक प्राइस ट्रेड कर रहे हो ना, उसमें बाइंग सेलिंग कैसे हो रही है उसका भी यहाँ पे इंपैक्ट पड़ता है। तो अगर कोई ऑप्शन को खरीद रहा है ना, तो उसका प्रीमियम बढ़ेगा, उसका प्रीमियम आपको मजबूत लगेगा। कैसे ये मजबूत कमजोर समझना है उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। अगर कोई प्रीमियम नहीं खरीद रहा ना, सेलर्स उस प्रीमियम को सेल कर रहे हैं, तो वो प्रीमियम बढ़ेगा ही नहीं। भले ही फ्यूचर चार्ट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, इंडेक्स चार्ट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, वो प्रीमियम बढ़ेंगे ही नहीं। तो ये साइकिल, ये चक्र आपको ध्यान रखना है। इसमें हमेशा हमें आगे बढ़ना है, इसमें हमें पीछे नहीं आना है, हम पीछे नहीं आ सकते। इसका जो साइकिल ऑफ इन्फ्लुएंस रहता है वो इसी तरीके से चलता है। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना, तो मैं ऑप्शन के मूवमेंट को लेके कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ मिथ्स है, मैं उसको आपको दूर करना चाहता हूँ कि ऑप्शन एग्जैक्टली मूव कैसे करता है, वो रिलेशन हम कैसे डिराइव करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो ऑप्शन मूवमेंट को डिफाइन करने के लिए, कि अगर मान लो ट्रेडर्स, आगे बढ़ने से पहले आपको केवल 1 मिनट लेना चाहूंगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की जो लिंक दी हुई है वही मेरा केवल एकमात्र ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो मत करिए। लेकिन कोई और ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल मत जुड़िएगा, क्योंकि सारे स्कैमर्स है। मैं आपसे कभी भी डायरेक्ट कोई पैसे नहीं मांगता हूँ, ना ही मैं अकाउंट हैंडलिंग करता हूँ, ना ही मैं कॉल टिप्स देता हूँ, ना ही मेरा कोई ऐसा कोई प्रीमियम ग्रुप है जिसमें आपके पैसे लेके करूँ। हमारी केवल 2 सर्विसेज हैं, एक आत्मनिर्भर कोर्स है जो कि अभी बंद है, अगले बैचेस के
एनरोलमेंट कब स्टार्ट होगी मुझे नहीं मालूम, अभी एक बैच चल रहा है। दूसरी हमारी पेड कोर्सेज है प्रीमियम एप्लीकेशन, जिसमें आप अकाउंट ओपन करके फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट में, धन का लिंक दिया हुआ है, वहां से अकाउंट ओपन करके आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। इसके सिवा मेरी कोई और पेड सर्विस नहीं है, किसी के भी बहकावे में ना आए। आपकी पैसे आपकी जिम्मेदारी, उसे बचा के रखे। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास निफ्टी 50 चार्ट है। मैं फ्यूचर का आपको एग्जांपल बता दिया, लेकिन अब मैं कंसीडर नॉर्मली करूंगा। चलो बैंक निफ्टी मान लेते हैं। ये मेरे पास बैंक निफ्टी के स्पॉट का चार्ट है, ठीक है। ये मेरे पास बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, नॉर्मल इंडेक्स है मेरे पास ये, ठीक है। और ये मेरे पास ऑप्शन प्रीमियम है। चलो कॉल मान लेते हैं, कॉल का मेरे पास प्रीमियम है। ये हम एग्जांपल कंसीडर। अब कायदे से क्या रूल होता है, बैंक निफ्टी के कितने मूवमेंट पे ऑप्शन प्रीमियम कितना मूव करेगा। पहली चीज ये, बैंक निफ्टी कहां पे खड़ा है, कितना दिन एक्सपायरी में बचा है, उसके हिसाब से ऑप्शन के प्रीमियम का प्राइस क्या होना चाहिए। व्हाट शुड बी द आइडियल ऑप्शन प्रीमियम प्राइस, उसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। ब्लैक सोल्स फॉर्मूला कहते हैं, ब्लैक सोल्स भी कहते हैं बहुत सारे लोग, वो सी साइलेंट होता है, आई डोंट नो। ब्लैक सोल्स एक फॉर्मूला है जो हम इंडियन मार्केट में फॉलो करते हैं। उसके हिसाब से हम प्रीमियम के प्राइस को डिसाइड करते हैं। तो जब नई एक्सपायरी बनती है, नई एक्सपायरी बन रही है, आज कल एक्सपायर हो गया कॉन्ट्रैक्ट, आज नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो जब नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, उस टाइम उसका प्राइस क्या रहेगा, उस टाइम उसका प्राइस क्या रहेगा, जिसको आप आइडियल प्राइस भी बोल सकते हो कि इस ऑप्शन का आइडियल प्राइस इतना होना चाहिए। वो डिसाइड होता है उस फॉर्मूले से, वो डिसाइड होता है उस फॉर्मूले से। अब उस फॉर्मूले में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिसको हमें फिल करना पड़ता है कि कितना दिन बची है एक्सपायरी में, इंडेक्स कितना चल रहा है, इंटरेस्ट रेट कितना है, मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी है, एक्स्ट्रा बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसको हम फिल करते हैं, जिसको हम वेरिएबल कहते हैं उस इक्वेशन में। तो उस इक्वेशन के जो वेरिएबल होते हैं उनका दूसरा नाम भी है, उनका दूसरा नाम है यहाँ पे, जिन्हें हम ग्रीक्स बुलाते हैं। तो वी कॉल देम एज ऑप्शन के ग्रीक्स। तो ये जो ऑप्शन के ग्रीक्स है ना, ये आप अगर आप ग्रीक्स को स्टडी करो तो ऑप्शन के ग्रीक्स आपको हर समय पे एक आइडियल प्राइस बताते हैं, बट उस ऑप्शन का प्रीमियम आइडियल प्राइस पे जरूरी नहीं है आपको हमेशा मिलेगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हम गलत तरीके से सोचते हैं। हमको लगता है कि ऑप्शन का प्राइस ग्रीक से डिसाइड होता है, ये गलत सोच है हमारी। ऑप्शन का प्राइस किस हिसाब से बढ़ या घट रहा है ना, अगर आपको वो स्टडी करना है तो आपको ग्रीक्स की स्टडी करनी पड़ेगी। जो ऑप्शन के प्रीमियम में रियल टाइम मार्केट में चेंज आते हैं, वो चेंज दो फैक्टर से आते हैं। पहला फैक्टर ये रहता है कि आपका बैंक निफ्टी कैसे मूव कर रहा है, जो कहीं ना कहीं ग्रीक्स के डेफिनेशन से आप स्टडी कर सकते हो। बट इंडिविजुअल बाइंग सेलिंग का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। बाइंग सेलिंग से भी ऑप्शन प्रीमियम के प्राइसिंग पे इंपैक्ट पड़ता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को समझना जरूरी है। कई बार हम ग्रीक्स को देख लेते हैं, हमें लगता है कि ये ग्रीक है, ये बैंक निफ्टी है, ये ग्रीक्स है, बैंक निफ्टी के मोमेंटम को ग्रीक ही बताएगा ऑप्शन कितना जाएगा। नहीं, बैंक निफ्टी मूव करता है, उसके बाद ऑप्शन मूव करता है, ऑप्शन मूव करता है बैंक निफ्टी के हिसाब से और बाइंग सेलिंग के हिसाब से, और इस मूवमेंट को स्टडी करने का काम ग्रीक्स करता है। तो एक तरीके से ये रिवर्स इंजीनियरिंग टाइप चीज हो गई कि ग्रीक्स आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करके नहीं दे रहा है, ग्रीक्स आपको बता रहे हैं कि हम कैसे मूव कर रहे हैं। जैसे आप स्पीड होती है, जैसे स्पीड अभी आपको दिखा रहा है कि स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है, तो आप एक्सेलेटर दबाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी ना। तो एक बार जब स्पीड बढ़ जाएगी फिर आपको ओडोमीटर में दिखेगा। मेरी बात आप समझ रहे हो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना जरूरी है। अगर आप ग्रीक्स के बेसिस पे ट्रेड करते हो तो भी, तो आपको समझ में आएगा। ग्रीक्स एज अ ऑप्शन सेलर आपके लिए एक अलग मायने रखता है। ग्रीक्स आपको फॉर्मूला में फिट करता है, तो आप एक तरीके से ग्रीक के हिसाब से चलते हो। बट जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो ये बाइंग सेलिंग का फैक्टर आपको पता होना चाहिए। क्या ये चीज आपको समझ में आई? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, मैंने कोशिश करी, 2-3 बार मैंने इसीलिए बताया। बहुत सारे लोग बोर हो जाते हैं कि आप वीडियो कट क्यों नहीं करते हो। देखो, यहाँ पे एंटरटेनमेंट में नहीं कर रहा हूँ ना कि मुझे आपका अटेंशन स्पैन चाहिए। जिसको सीखना होगा वो पूरी वीडियो देखेगा। जहां पे हम एंटरटेनमेंट करते हैं वहां पे हम डल पार्ट्स को कट कर देते हैं, चीजें रिपीट नहीं करते हैं। मेरा काम है आपको बताना, सिखाना। तो एक तरीके से ये एजुकेशन है। एजुकेशन में चीजें कट करके मैं एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश करूंगा ना, तो मैं कोर कॉन्सेप्ट छोड़ दूंगा। और इतना आसान तो है नहीं ट्रेडिंग की मजे मजे में सीख लोगे आप। तो इसीलिए थोड़ा सा बोरिंग भले ही लग सकता है, बट मैं बार बार चीजें इसलिए रिपीट करता हूं आपको समझ में आ जाए। अगर ये आपको फंडा समझ में आ गया ना, तो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं कि प्रीमियम स्ट्रांग है, प्रीमियम वीक है, प्रीमियम कैसा बिहेव कर रहा है, वो आप कैसे समझोगे। देखिए, अगर आपको इस चीज को समझना है कि प्रीमियम स्ट्रांग है या प्रीमियम कमजोर है, और ये चीज समझना बहुत जरूरी है अगर आप ऑप्शन बायर हो, ये आपको बहुत ज्यादा हिंट देता है कि मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। क्योंकि ये एक तरीके से बता रहे हैं कि जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हो, क्या उसमें बाकी जनता भी इंटरेस्टेड है, क्या उसमें ऑपरेटर इंटरेस्टेड है। अगर आपका इंटरेस्ट और ऑपरेटर का इंटरेस्ट सेम डायरेक्शन में, तो शायद आप पैसा बना लो। अब इस चीज को आपको समझना है तो आपको एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। अब मान लो कि आप यहाँ पे फैमिली के बड़े हो, मतलब मान लो आप कुछ भी हो, आपको दो मैंने बना दी, दो आपके सामने मैंने, दो आपके बच्चे हैं मान लो, जो भी मान लो, कोई एग्जांपल मान लो, दो आपके दोस्त हैं जिनको आप जानते हो। अब ये दोनों दोस्त यहाँ पे मैंने आपके सामने खड़ा कर दिया।
अब इन दोनों दोस्त का चेहरा देखे, ये इन दोनों दोस्त को आपको बात करके देख के ये बताना है कि कौन ज्यादा खुश है, कौन कम खुश है, या कौन खुश है, कौन दुखी है, मतलब उनके आपको इमोशन समझने हैं। तो क्या इमोशन समझने के लिए आप कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाओगे? क्या इमोशन समझने के लिए आप कोई डिस्क्रीट कैलकुलेशन करोगे, कोई कोई थ्योरी लगाओगे? कुछ नहीं करोगे ना। आपको एक एक्सपीरियंस है, आपको एक गट फीलिंग है, आप उन दोनों लोग को बहुत अच्छे से जानते हो, आपने उन दोनों को कई सालों से देखा है हर मूवमेंट में। तो उस समय आप उनको देख के, आप उनको फील करके, आप उनसे बात करके समझोगे कि कौन कितना खुश है, कौन दुखी है, किसको क्या दिक्कत है। वहां पे हम दिमाग नहीं लगाते, वहां दिल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि देयर इज नो डिस्क्रीट फॉर्मूला फॉर दिस। इसमें आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको एक चीजें जैसे एक ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी आपकी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे आप चीजों को समझ पाओ। तो यहाँ पे मैं कोई फॉर्मूला नहीं देने वाला कि अच्छा ये फॉर्मूला में अगर ये पॉजिटिव आ गया तो स्ट्रांग है, ये वीक है, नहीं। मैं आपको रिलेटिव जजमेंट करना बताने वाला हूँ कि कैसे आप रिलेटिवली जज कर सकते हो प्रीमियम मजबूत है या नहीं है। उसके बेसिस पे आप अपने ट्रेड के डिसीजंस ले सकते हो। देखो, अगर आपको रिलेटिव जजमेंट करना है तो हमें दो तरीके की कंपैरिजन करनी पड़ेगी। पहला कंपैरिजन जो हम करेंगे वो करेंगे इंडेक्स के चार्ट में, फ्यूचर का चार्ट नहीं यूज करेंगे हम यहाँ पे। इंडेक्स का चार्ट वर्सेस प्रीमियम का चार्ट, ये हम यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं, जो कि हमारा पहला मेथड रहेगा। इंडेक्स का चार्ट और प्रीमियम का चार्ट हम कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे समझाता हूं आपको। दूसरा, हम दो डिफरेंट ऑप्शंस के चार्ट को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो टू डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस के चार्ट को भी कंपेयर कर सकते हैं। ये तब हमें करना होता है जब हमें स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में अगर दिक्कत आ रही है तो जो बेसिक कंपैरिजन का टूल है हमारा वो यही रहने वाला है। बट इफ वी आर गेटिंग प्रॉब्लम्स इन सिलेक्टिंग द स्ट्राइक प्राइस तो हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं और इसमें हमें एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा प्रैक्टिकल कि मुझे कौन सा स्ट्राइक प्राइस ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहला मेथड मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बैक टू बैक दो चार्ट्स लगा लेने। मतलब यहाँ पे आपने इंडेक्स का चार्ट लगा लिया और यहाँ पे आपने कॉल ऑप्शन का चार्ट लगा लिया। चलो, कॉल ऑप्शन का एग्जाम्पल सिंपल है इसलिए बता रहा हूँ, पुट का भी एग्जाम्पल सिमिलर ही रहेगा, तो वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे। पुट का एग्जाम्पल भी मैं आपको बता दूं क्योंकि ऑपोजिट साइड रहता है ना, तो कई बार हो सकती है दिक्कत हो जाए, उसको भी हम यहाँ पे समझ। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे कंडीशन समझा रहा हूँ, उसको समझिएगा। आपको बस ये देखना है कि कौन ज्यादा तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, कौन ज्यादा इच्छुक है ऊपर बढ़ने में। वो चीज आप कैसे समझोगे? तो पहले मैं आपको पैरामीटर्स समझा रहा हूं जिससे आपको समझने में मदद मिलेगी। पहला हमारे पास जो पैरामीटर है वो है कैंडल का साइज। कैंडल का साइज एक रिलेटिव पैरामीटर होता है। दूसरा होता है कैंडल का स्ट्रक्चर, जो आपको क्या अभी आप बस ये पैरामीटर्स देखते रहे, कहां पे इन पैरामीटर्स को देखना मैं समझाता हूँ। कैंडल का साइज, कैंडल का स्ट्रक्चर, और तीसरा क्या है, बिहेवियर ऑन इंपॉर्टेंट लेवल्स। इंपॉर्टेंट लेवल्स पे कैसे बिहेव कर रहा है वो भी हमें समझना जरूरी है। अगर आप इन तीन चीजों को समझ जाओगे तो आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा कि कहां पे ऑप्शन प्रीमियम स्ट्रांग है, कहां पे ऑप्शन प्रीमियम कमजोर है। एक एक फैक्टर को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको कैंडल का साइज और कैंडल का स्ट्रक्चर समझाता हूं। देखिए, अगर आपको कैंडल का साइज मेजर करना है ना, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा आप क्या ट्रेड कर रहे हो। अगर आप एटीएम ट्रेड कर रहे हो या आप यहाँ पे आईटीएम ट्रेड कर रहे हो, तो एटीएम और आईटीएम का जो डेल्टा होता है ना, मतलब लगभग जो तरीका हमारे पास मेजर करने का, वो लगभग 0.5 के आसपास होता है। तो कई बार 0.45 हो सकता है, 0.48 हो सकता है, इसी के आसपास होता है। तो पहली चीज जो आप देखोगे कि जो ऑप्शन का, जैसे यहाँ पे मोमेंटम है, यहाँ पे आप नोटिस करो तो मार्केट चल रहा है 24,300 के आसपास और मैंने यहाँ पे 24,300 का कॉल ऑप्शन लगाया हुआ है। तो ये वाली कैंडल बनती है टॉप टू बॉटम, अगर आप देखोगे यहाँ पे नोटिस करना, ये कैंडल बनती है 69 पॉइंट्स की, 69.3 पॉइंट्स की कैंडल है। तो यहाँ पे 69 पॉइंट की मेरे पास ये वाली कैंडल यहाँ पे बनती है और ये लगभग एट द मनी है। अगर एट द मनी आप देखोगे तो ये मेरे पास बनता है 29 पॉइंट का, 29 पॉइंट का मेरे पास यहाँ पर बनता है जो एट द मनी का ऑप्शन है। तो लगभग ये डेल्टा के अकॉर्डिंग ही बना है, ज्यादा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप देखो लगभग आधे से थोड़ा सा कम है, तो इसका जो डेल्टा होगा, क्योंकि एटीएम है ना, अगर ये आईटीएम होता तो ये थोड़ा और बढ़ जाता है यहाँ पे। तो इससे आपको एक चीज का आइडिया लगता है कि कैंडल का जो लेंथ बना है वो लेंथ ठीक ठाक यहाँ पे बना हुआ है, ये लेंथ ठीक ठाक बना हुआ है। दूसरा, ये तो एक थोड़ा सा टेक्निकल तरीका हो गया, लेकिन मैंने कहा था ना कि आपको फील लेनी है, फील से समझना है आपको। तो फील से आप कैसे समझोगे? देखो, फील से समझने का ये एक तरीका होता है कि जब ये ग्रीन कैंडल बनती है तो इसके हाई को एक बार आप मार्क कर लो, इस ग्रीन कैंडल के हाई को एक बार आप मार्क कर लीजिए। तो ये ग्रीन कैंडल का जो हाई है ना, वो यहाँ पे देखो लगभग जो 10:05 वाली रेड कैंडल बनी है, 10:05 वाली रेड कैंडल बनी है, उसके आसपास ये गया हुआ है। सेम काम आप इंडेक्स में भी करिए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो कौन सी कैंडल है, 10:05 वाली कैंडल ये है, देख रहे हो आप, 10:05 वाली कैंडल ये है। तो यहाँ पे इस कैंडल ने
10:05 कैंडल का लगभग यहीं कहीं के आसपास ही क्लोजिंग दी है, दिख रहा है आपको, लगभग सेम एरिया यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो ये हमें बताता है कि प्रीमियम एक नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, प्रीमियम यहाँ पे दबा हुआ नहीं है। अगर ये दबा हुआ प्रीमियम होता ना तो ये कैंडल यहीं कहीं के आसपास बनती, या फिर इस कैंडल का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता, वो समझाऊंगा आपको। बट ये कैंडल अगर दबी हुई बनती तो ये कैंडल का स्ट्रक्चर बहुत खराब बनता, स्ट्रक्चर खराब बनता और साइज भी इसका छोटा बनता, यानी हम इस रेड कैंडल के हाई की बात ही दूर है, हम इसके लो के आसपास कहीं पे होते, तो वहां से आपको आइडिया लगता कि यार ये जो कैंडल ग्रीन बनी तो है लेकिन इसमें ज्यादा बायर इंटरेस्टेड नहीं। बट यहाँ पे आपको दोनों सिनेरियो क्या बता रहा है कि इसमें बायर्स ढंग से आए हुए हैं। तो ये ग्रीन कैंडल जो इतनी बड़ी बनी हुई है ऑप्शन प्रीमियम में, वो केवल निफ्टी 50 के चार्ट यानी अपने अपने जो अंडरलाइंग है उसकी वजह से नहीं बनी है, ये इस वजह से भी बनी है कि इसमें बाइंग हो रही है, और वो बाइंग ही आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस देती है कि मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हो एक जबरदस्त वॉल्यूम भी जनरेट होता हुआ आपको दिख रहा है, तो ये वॉल्यूम भी आपको कंफर्म कर रहा है, और प्लस आपको ये जो ऑप्शन प्रीमियम की मूवमेंट है वो भी कंफर्म करे कि यहाँ पे एक लेजिट बाइंग हुई है। अब ये ऑप्शन प्रीमियम अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर इसको ब्रेकआउट नहीं करना होता ना तो ये दबा हुआ रहता, भले वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाता बट ये प्रीमियम दबा हुआ रहता, तो लोग वॉल्यूम देखेंगे खाली, आप उनसे एक कदम और आगे रहोगे, आप इस प्रीमियम की मूवमेंट को ट्रैक करो। दूसरी चीज हमारे पास आती है कैंडल का स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, और स्ट्रक्चर में आपको बॉडी साइज नहीं देखना है, साइज आपने ऑलरेडी कंपेयर कर लिया। स्ट्रक्चर में आपको विक्स पे फोकस करना है, विक मतलब जिसको आप टेल भी कहते हो या शैडो भी कहते हो, आपको उस पे फोकस करना है। अब देखोगे तो इस कैंडल पे यहाँ पे छोटा सा आपको विक नजर आ रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा विक नजर आएगा, और इस कैंडल में भी आपको छोटा सा विक नजर आ रहा है। अगर ये कैंडल दबनी होती ना, अगर ये कैंडल में अच्छा प्रीमियम मोमेंटम नहीं आना होता ना, ये कैंडल दब के चलती तो ये कुछ इस तरीके से बनती, यहाँ पे ऐसा कुछ बनता, और ऊपर के तरफ आपको जो विक नजर आता ना वो विक बड़ा नजर आता, क्योंकि प्राइस उतने पे क्लोज ही नहीं कर पाया, प्राइस दब गया, क्योंकि या तो लैक ऑफ बाइंग है, कोई खरीद नहीं रहा है, या फिर ऊपर से सेलर्स इसको सेल कर रहे हैं, मतलब वो नहीं चाहते कि मार्केट ऊपर जाए, वो इस प्रीमियम को दबा के रखेंगे। इससे आपको एक आइडिया लगता है कि प्रीमियम बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्या पता मार्केट कंटिन्यू ना करे, तो आप ट्रैप से भी बच सकते हो। तो जो मैंने ट्रैप वाला पॉइंट बताया था वो भी आप यहाँ पे समझ रहे हो, मैं आगे आपसे वापस से रिपीट कर दूंगा, वहां आपको और क्लैरिटी मिल जाए। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो मार्केट इस तरीके से चल रहा है। अब यहाँ पे कैंडल और स्ट्रक्चर देखना आप समझ चुके हो, कैंडल और स्ट्रक्चर देखना लगभग आप यहाँ पे समझ चुके हो। देखो मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप नोटिस करना इस कैंडल को, 12:35 वाली कैंडल को आप नोटिस करिए। यहाँ पे ये कैंडल हाई के ऊपर जाके प्रॉपर्ली अपनी क्लोजिंग दे चुकी है, हाई के ऊपर कैंडल जाती है, प्रॉपर्ली मार्केट ऊपर क्लोज करता है, और ऊपर देखो एक छोटा सा विक आपको मिल रहा है। लेकिन सेम यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ पे जो ऑप्शन की कैंडल बनती है 12:35 वाली, उसमें देखो कितनी बड़ी विक आपको नजर आ रही है। आप केवल कैंडल्स को कंपेयर करो, आपको क्लियरली दिखेगा कि ये कैंडल यहाँ पे कमजोर बनी हुई है। आपको दिख रहा है ना ये कैंडल कमजोर बनी हुई है, तो ये कमजोर कैंडल आपको हिंट दे रही है कि शायद मार्केट इस फ्लो में ऊपर ना जा पाए। इतना जितना छोटा छोटा डिफरेंस होता है। और आप मेरी बात नहीं मानोगे ना, अगर आप ये टैक्टिक्स लाइव मार्केट में यूज करो ना, तो लाइव मार्केट में आपको और बढ़िया तरीके से चीजें दिखती हैं। जब सच में कैंडल ऊपर नीचे हो रही होती है ना, तो एक्सपीरियंस और अच्छा होता है, आपको और अच्छे से समझ में आता है। इस कैंडल को नोटिस करो, इस कैंडल को अगर आप नोटिस करोगे तो ये ऑलमोस्ट ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। यहाँ भी हमने हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग करी, यहाँ पर भी हमने हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग करी, यहाँ भी छोटा सा विक है, यहाँ भी छोटा सा, तो इसको हम एक डिसेंट कैंडल मान सकते हैं। और इसको हम तो इस कैंडल के बाद हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन इस कैंडल के बाद हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे आप छोटे छोटे डिफरेंसेस जो है वो समझ पा रहे हो। सेम चीज जो मैं आपको बता रहा था अगली पॉइंट में, कि आप लेवल्स की मदद से भी चीजें जान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये मेरे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल था, दिन का हाई था, तो ये मेरे पास डेज हाई है। तो क्या जब यहाँ पे दिन का हाई ब्रेकआउट हो रहा है तो ऑप्शन के चार्ट में किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है। तो ये वाले लेवल्स, जो लेवल्स वाला टेक्निक है, वो तभी काम आता है जब मार्केट में बहुत बढ़िया मोमेंटम रहता है। स्कैल्पिंग के लिए ये टेक्निक काम नहीं आता, क्योंकि मार्केट में जो डीके होता है ना वो हमेशा ज्यादा होता है, तो ज्यादा गल जाते हैं, फिर जब ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे बढ़ते हैं थोड़ा। तो उस कायदे के हिसाब से हर समय लेवल हिट नहीं होंगे। अगर आप बहुत बड़े बड़े लेवल्स देख रहे हो, जैसे मान लो इतना बड़ा डे हाई डे लो चेक करो, तो उसमें शायद आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखे। जैसे इस कंडीशन में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने 12 बजे की कैंडल पे ब्रेक कर दिया, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट आया 12:05 की कैंडल पे, तो अगली कैंडल ने ब्रेकआउट किया, बल्कि यहाँ पे अगली कैंडल इतनी ऊपर उठ चुकी थी। तो ये डिफरेंस इसीलिए होता है क्योंकि जब हमें गिरना हुआ ना, तो यहाँ पे हम ज्यादा डंप कर गए। देखो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा नीचे गिर गए, यहाँ पे हम उतना ज्यादा नीचे नहीं गिरे, ये डेलो का हिस्सा है, डेलो से हम ज्यादा नीचे नहीं गए। यहाँ पे आप देखो ये डेलो का हिस्सा है, यहाँ से काफी नीचे हम जा चुके हैं, गैप फिलिंग के इतने करीब आ गए थे हम। और यहाँ पे देखो हम गैप फिलिंग से अच्छा खासा दूरी बनाए हुए हैं, गैप फिलिंग से हम अच्छा खासा दूर है, यहाँ पे लगभग करीब आ गए। तो फॉल थोड़ा ज्यादा आ जाता है, जो कि ऑप्शन का नेचर है। तो इतने बड़े लेवल्स पे इतना कंपेरिजन मत करें, बट छोटे छोटे लेवल्स पे आप देख सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे कोई स्विंग बना है, उसके हिसाब से आपने कंपेयर कर लिया, कोई ये छोटे छोटे जो स्विंग्स बन रहे हैं इसके हिसाब से आपने कंपेयर कर लिया। तो आपको एक रिलेटिव कंपेरिजन करना है कि अगर ऑप्शन के चार्ट में वो लेवल टूट रहा है, सॉरी स्पॉट के चार्ट में वो लेवल टूट रहा है, तो क्या ऑप्शन के चार्ट में वो लेवल टूट रहा है। इससे आपको स्ट्रेंथ का आइडिया लगेगा, इससे आपको पता चलेगा कि यार ऑप्शन का चार्ट भी इज एट ऑलमोस्ट पार विद द
स्पॉट का चार्ट, उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो हम करते हैं इंडेक्स बढ़िया, सॉरी ऑप्शन बढ़िया नहीं चल रहा है, तो आप लाइव में भी देखते होगे, सुनते हुए कि ऑप्शन बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि यार अभी बाइंग मत करिए, अभी बाइंग मत करिए, शायद कोई इंटरेस्ट है ही नहीं हमारा। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो ना तो ये चीज और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि स्कैल्पिंग में हमें छोटे टारगेट्स चाहिए होते हैं। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं यहाँ पे कि स्कैल्पिंग करने वाले लोग, अगर आप 5 मिनट के चार्ट में स्कैल्पिंग कर रहे हो ना, 5 मिनट के चार्ट में, तो अपने साथ ऑप्शन का चार्ट खोल के बैठिए। और अगर आप 1 मिनट के चार्ट में स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप फ्यूचर के चार्ट पे ही ट्रेडिंग करिए, आप स्पॉट का चार्ट ही भूल जाइए। तो आप फ्यूचर का चार्ट प्लस ऑप्शन का चार्ट खोल के बैठिए। अगर आप 5 मिनट के चार्ट में स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो ऑप्शन का चार्ट और स्पॉट यानी इंडेक्स का चार्ट खोल के बैठिए। इस कॉम्बिनेशन को आप ध्यान रखिए अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो। अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट देखेंगे जो कि स्पॉट इंडेक्स का चार्ट होगा, और जब आपको एंट्री एग्जिट करनी होगी ना तब आप ऑप्शंस के चार्ट जरूर देखिएगा। बिना ऑप्शन के चार्ट देखिए ट्रेड में एंट्री एग्जिट मत करिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आप मेन स्पॉट के चार्ट को ही देखोगे। आई थिंक अब मैंने अपने कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। वीडियो को कंक्लूड करेंगे, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है उसके बाद, तो थोड़ा देर और रुक जाएगा। यहाँ पे हमने अपना ये डिस्कस कर लिया, ये सारी चीजें डिस्कस कर ली, कब क्या करना है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा एंट्री एग्जिट समझते हैं कि कैसे हमें एंट्री एग्जिट करते समय ऑप्शन चेन का इस्तेमाल करना चाहिए। ट्रैप्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा और डिटेल हम देख लेंगे। और स्कैल्पिंग यूजिंग ऑप्शन चार्ट वो भी मैंने आपको बता दिया। बाकी इसके बारे में आपको ज्यादा जानना है ना तो हमारी एक वीडियो है मोमेंटम ट्रेडिंग पे, मैंने कुछ ही वीक पहले डाली है, जबरदस्त स्ट्रैटेजी बताई हुई है उसमें। आप बस इतना सर्च करना मोमेंटम ट्रेडिंग फियरलेस ट्रेडर शिवम, आपको वीडियो मिल जाएगी और उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें ये डिफरेंस मैंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया कि कैसे होता है ये वाला डिफरेंस। अभी हम बात करते हैं एंट्री एग्जिट और ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में। आप किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको एंट्री के समय हर समय ऑप्शन चार्ट देखना ही। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो ना तो आपको जब भी आप एंट्री कर रहे हो बिना ऑप्शन का चार्ट देखे आप एंट्री नहीं करोगे। आपको हमेशा ऑप्शन चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। हमेशा हम ऑप्शन चार्ट क्यों नहीं देखते? क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि ऑप्शन का चार्ट अपनी मनमर्जी के हिसाब से चलता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि मार्केट ऐसे धीरे धीरे गिर रहा था और ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल था, बट ऑप्शन का चार्ट फास्ट डीके करता है, तो ऑप्शन का चार्ट ऐसे फास्ट डीके करके सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया, तो आपको लगेगा कि अरे सपोर्ट टूट गया, अब तो ये ऑप्शन बढ़ ही नहीं पाएगा, ये नहीं काम करेगा। लेकिन यहाँ तो सपोर्ट नहीं टूटा, मार्केट ऐसे सपोर्ट लेके वापस ऊपर उठने लगेगा, तो ये भी बहुत धीरे धीरे उठेगा, बहुत धीरे धीरे उठेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे, आपको एक गलत पिक्चर दिखेगी चार्ट की, क्योंकि ऑप्शन में बाइंग सेलिंग से मैनिपुलेशन होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि सर यार ऑप्शन का चार्ट इतना इंपॉर्टेंट है तो उसी को क्यों ना देखें, क्योंकि उसमें आपको सही लेवल्स नहीं मिलते हैं, उसमें आपको सही प्राइस एक्शन नहीं दिखता, एक बायस्ड प्राइस एक्शन दिखता है। अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो ऊपर जाता ही आपको दिखेगा, तो आपको लगेगा यार लेवल टूट गया, बट एक्चुअली अगर स्पॉट का चार्ट लेवल नहीं ब्रेक करेगा तो वहां से वो रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए 100% टाइम ऑप्शन चार्ट को प्राइमरी बना के नहीं बैठना है, एंट्री एग्जिट के समय देखना बहुत जरूरी है। तो एंट्री के समय आप कुछ भी कर रहे हो, यू आर डूइंग स्कैल्पिंग, नॉर्मल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, कुछ भी कर रहे हो, ऑप्शन का चार्ट एक बार खोल के जरूर देखिए, थोड़ा सा छोटा ऊपर नीचे करके उसके लेवल जरूर देख ले, कहां पे उसके भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, उतना नजर रखना जरूरी है। एक बेसिक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन होना चाहिए कि कहां से मोमेंटम फास्ट आ सकता है ऑप्शन के चार्ट में भी, उतनी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। इसलिए एंट्री के टाइम हम ऑप्शन चार्ट जरूर देखेंगे, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो। अब एक बार हमने एंट्री कर ली, उसके बाद हमारे पास सवाल आता है ट्रेड मैनेजमेंट का। ट्रेड मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती है? ट्रेड मैनेजमेंट में हमारे पास आता है कि मुझे एसएल ट्रेल कैसे करना है। ट्रेलिंग आपको स्ट्रिक्टली ऑप्शन के चार्ट में ही करनी है, इंडेक्स के चार्ट में कभी एसएल ट्रेल आपको नहीं करना है, वो ऑप्शन के चार्ट में करेंगे। टारगेट जो आप ढूंढ रहे हो ना, वो टारगेट मैं जनरली प्रेफर करता हूं ऑप्शन के चार्ट का टारगेट, लेकिन इसमें थोड़ी सी बहस हो सकती है। कोई कहेगा कि नहीं यार इंडेक्स के चार्ट के हिसाब से हम टारगेट रखेंगे। देखो मैं पर्सनली मानता हूं अगर ऑप्शन बढ़िया चल रहा है तो मुझे टारगेट पहले मिल जाएगा, अगर ऑप्शन बढ़िया चल ही नहीं रहा तो इंडेक्स के चार्ट में मेरा टारगेट हिट भी हो जाएगा ना, तो भी मुझे कोई खास फायदा नहीं। तो इसलिए मैं एंट्री एग्जिट और टारगेट्स वगैरह के लिए, एसएल ट्रेलिंग के लिए हो गया, या फिर मुझे एवरेजिंग करना है, पिरामिडिंग करना है, उन सभी चीजों के लिए मैं ऑप्शन का चार्ट ही प्रयोग करता हूं। एंट्री से पहले की पूरी एनालिसिस स्पॉट के चार्ट में करिए, एंट्री के टाइम ऑप्शन का चार्ट, स्पॉट का चार्ट दोनों देखिए, और उसके बाद केवल ऑप्शन के चार्ट पे फोकस करिए, क्योंकि पैसा वहीं से बनना है आपको। एक बार ट्रेड में घुस गए तो बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है, तो पैसा वहीं से बनना है, आप ऑप्शन के चार्ट में फोकस करेंगे। तो ट्रेलिंग के लिए स्ट्रिक्टली आप ऑप्शन का ही चार्ट देखिए, एग्जिट करने के लिए आप दोनों मेथड फॉलो कर सकते हो। पर्सनली मैं ऑप्शन के चार्ट के हिसाब से ही एग्जिट करता हूं, आप चाहें तो स्पॉट का चार्ट देख के भी अपने एग्जिट्स को प्लान कर सकते हैं। बात आती है स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, इंडेक्स के चार्ट को देख के ऑप्शन के चार्ट में स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, वो मैंने एक वीडियो में बता रखा है। अगर आप ये भी सर्च करोगे स्टॉप लॉस फियरलेस ट्रेडर शिवम तो भी आपको वीडियो मिल जाएगी। जनरली स्पॉट लॉस जो स्टॉप लॉस होता है उसका पोजीशन, स्टॉप लॉस का पोजीशन मैं डिसाइड करता हूं इंडेक्स के चार्ट में, जिसको आप स्पॉट का चार्ट कह रहे हो, मैं वहीं पे डिसाइड करता हूं कि यार मुझे स्टॉप लॉस कहां लगाना है। इसके पीछे का क्यों क्या है? क्यों ये है कि मैंने एंट्री करते टाइम कहां अपना दिमाग लगाया था। एंट्री करते टाइम मैंने सारा दिमाग अपना
इंडेक्स के चार्ट में लगाया था ना, तो मैं स्टॉप लॉस के लिए ऑप्शन के चार्ट में कैसे आ सकता हूँ? नहीं आ सकता हूँ। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने अगर यहाँ कहीं पे बाइंग करा, इसके ऊपर मैंने बाइंग करा, तो मैं इंडेक्स के चार्ट में देखता हूँ मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा। तो मान लो मैंने स्टॉप लॉस डिसाइड किया कि 5 मिनट के चार्ट में जो 12 बजे की ग्रीन कैंडल है उसका लो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो सेम काम मैं कॉल के चार्ट में जाके करता हूँ, जो 12 बजे की कैंडल रहती है उसका लो ढूंढता हूँ और वहीं पे एसएल डाल देता हूँ। तो एसएल डिसाइड करने का तरीका मेरा इस तरीके से रहता है। मैं ऑप्शन के चार्ट के हिसाब से एसएल नहीं डालता हूँ, मतलब मेन में इंडेक्स में डिसाइड करता हूँ और उसको वहां ट्रांसफर कर देता हूँ। ये नहीं कि ऑप्शन के चार्ट के हिसाब से कोई प्राइस ढूंढ ली वहां पे एसएल डाल रहे हैं। ऑप्शन के चार्ट में ट्रेड मैनेजमेंट के लिए सही है, बट एंट्री से कनेक्टेड होता है आपका स्टॉप लॉस, इसीलिए वहां पर आप इस वाले मेथड को फॉलो कर सकते हो जो अभी मैंने डिस्कस किया। तो इस तरीके से आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि मुझे कब कौन सा चार्ट यूज करना है, और आप एक बेटर ट्रेडिंग डिसीजंस ले पाओगे। आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे कि मुझे कब क्या ट्रेड करना है, मुझे एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रैप को भी अवॉइड कर सकते हो। ट्रैप्स कैन ऑल्सो बी अवॉइडेड। कई बार मान लो मार्केट किसी एक लेवल को ऐसे ब्रेकआउट कर दे रहा है, तो उस कंडीशन में आप ऑप्शन का चार्ट जाके देख रहे हो, यार वहां पे तो ब्रेकआउट आया ही नहीं, तो आप शायद ट्रेड ना लो, आप रुक जाओ, क्योंकि क्या पता है फेक ब्रेकआउट हो रहा है। तो कई बार ऐसा होता है मार्केट किसी एक डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है, बट ऑप्शन प्रीमियम ऐसे मूव कर रहे थे, तो आप समझ जाओ यार अभी ऑप्शन में दम नहीं है। भले ही मार्केट ऐसे ऊपर निकल जाए ना, तो क्या होगा पता है आपको, ऑप्शन एडजस्ट होंगे। तो कभी ना कभी ऑप्शन में भी वो मोमेंटम स्टार्ट होगा, अगर मार्केट जिद्दी है तो उस कंडीशन में जब मोमेंटम स्टार्ट होगा तब हम एंटर कर लेंगे। तो जरूरी नहीं है कि पहले से ही हम अपनी पोजीशन बना के रखें। तो इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप एक बेटर ऑप्शन बायर बन सकते हो। ये थोड़ी सी टेक्निकल क्लास थी, ये बिगिनर्स के लिए, अभी शायद बिगिनर्स को भी सीखना ऑफकोर्स जरूरी है, बट ये जो एडवांस ट्रेडर है उनको काफी ज्यादा मदद करेगी। अगर कुछ भी चीजें समझ में ना आई हो, आप नीचे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कमेंट सेक्शन में आपका पूरा तरीके से जवाब दे दूंगा, जो भी कोई डाउट वगैरह रहेगा तो। बाकी चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली ऐसी किसी वीडियो में, नॉलेजेबल वीडियोस में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।